नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक बहुत शानदार पत्रकार हैं देश के विनोद अग्निहोत्री जी। बहुत लंबा अनुभव, देश में कई दशकों तक उन्होंने चुनाव को बहुत करीब से देखा है, चुनाव को बहुत नजदीक से जाना है। कई किताबें लिखी हैं, अमर उजाला के समूह सलाहकार संपादक हैं और राजनीति की एक एक चीज को, एक एक विधा को बहुत करीब से देखते हैं, बहुत करीब से जानते हैं। आज मैंने विनोद जी से अनुरोध किया कि कुछ समय हमको दें, हम उनसे देश की राजनीति के बारे में बातचीत कर सकें। बहुत अच्छी बातचीत की। मैंने उनसे पूछा कि देश में क्या लगता है आपको कि पूर्णकालिक सरकार बनेगी या गठबंधन की सरकार बनेगी। मैंने उनसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा कहाँ चूक गई और फिर पूरे देश में भाजपा का हाल क्या है, इंडिया गठबंधन का हाल क्या है। और मैंने पूछा कि 2 महीने पहले, चुनाव से 2 महीने पहले जो कहीं मुकाबला नहीं दिख रहा था, वो मुकाबला आखिर में कड़ा कैसे हो गया। बहुत अच्छा इंटरव्यू है, मुझको यकीन है ये बहुत मजा आएगा। आप पूरा सुनिएगा, अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कीजिएगा। चलते हैं सीधे विनोद अग्निहोत्री जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है विनोद जी आपका। आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उत्तर प्रदेश को तो आप हथेली की तरह जानते हैं। राजनीति के चरम पर है, एक चरण बचा है। मोटा मोटा क्या दिख रहा है आपको भविष्य में, इंडिया गठबंधन या एनडीए की सरकार? क्योंकि चुनाव लगभग समाप्त हो गया है, क्या दिखता है? देखिए संजय जी, चुनाव है, चुनाव में संभावनाएं हर तरह की रहती हैं और राजनीति संभावनाओं का खेल है। मैं उन पत्रकारों में नहीं हूं जो हमेशा एक तरफा भविष्यवाणी करते हैं, ना इधर की ना उधर की। मेरा मानना है जब मैच शुरू होता है तो दोनों टीमें पूरी ताकत लगाती हैं और जो अच्छा खेलता है वो निकल जाता है। आप 1983 का विश्व कप अगर आपको याद हो, पता नहीं आप उस समय कितने बड़े थे, हम लोगों ने तो देखा था अपने हॉस्टल में। हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, कानपुर में मैं था। और उस समय वेस्ट इंडीज की जो टीम थी, वो टीम क्लाइव लाइट नेतृत्व वाली टीम लगातार 2 बार विश्व कप जीत चुकी थी और उस टीम अपराजेय टीम थी क्रिकेट की। उसके सामने दुनिया की कोई टीम टिकती नहीं थी और उसका मुकाबला जो कपिल देव के नेतृत्व वाली भारत की टीम से होना था फाइनल में, तो किसी को नहीं लग रहा था। सब मान के चल रहे थे कि ये विश्व कप तो तीसरी बार फिर वेस्ट इंडीज के हाथ में आना है। लेकिन खेल तो खेल होता है और वो परिणाम जब आए, जब मैच हुआ और उसके बाद वो मैच हम लोगों ने देखा, वो आश्चर्यजनक रूप से भारत की टीम जीत गई और कपिल देव के नेतृत्व में भारत को पहला विश्व कप मिला। तो चाहे खेल हो, चाहे राजनीति हो, चुनाव हो, मेरा मानना है कि आखिरी बाल तक जो है हम लोगों को इंतजार करना चाहिए और उस हिसाब से अपना आकलन करना चाहिए। मौजूदा चुनाव लोकसभा का जो है जब शुरू हुआ था, तो आप देखिए जो डिबेट क्या थी, जो सार्वजनिक विमर्श था, वो क्या था? वो विमर्श ये था कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी दिल्ली में, उसमें उन्होंने नारा दे दिया था 400 पार का एनडीए के लिए और 370 का भाजपा के लिए। प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने भाषण में कहा था, मोदी जी ने, कि 370 सीटें बीजेपी को जिताना है और 400 सीटें एनडीए को 400 के पार ले जाना है। तो उसके बाद से 400 पार का नारा चल गया और तब बहस ये हुई, शुरू हो गई थी मीडिया में, टीवी चैनल्स में, अखबारों में, चौराहों पर, चाय की दुकानों पर, जहां भी हम लोग बैठते थे घरों में, कि भाई 350 आएंगी या 400 आएंगी या 450 आएंगी या कितनी आएंगी। मतलब ये मान लिया गया था कि 273 सीटें तो आ चुकी हैं, वो तो रख दी गई बंद करके एक तरफ, अब गिनती आगे की चल रही है, 74, 75, 76, 30। तो वो, लेकिन तीसरे चरण के बाद, जैसे जैसे तीसरा चरण खत्म हुआ, उसके बाद से एकदम विमर्श बदलना शुरू हुआ और बहस ये हो गई कि क्या 272 पा जाएगी बीजेपी, या एनडीए और बीजेपी मिला के 300 तक पहुंच पाएंगे, या 250 पे अटक जाएगा मामला, या 225 पे। अपने अपने हिसाब से लोग नंबर देने लगे और फिर योगेंद्र यादव जैसे विश्लेषक आ गए। उन्होंने तो बिल्कुल हर चरण के बाद जिससे विश्लेषण किया और आखिर में उन्होंने कहा कि भाई 250 का आंकड़ा है। उधर प्रशांत किशोर साहब आ गए, उन्होंने कहा नहीं, 300 पार कर देगी बीजेपी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब बहस शुरू हो गई, जब 300 वाले भी आ गए, पहले तो खाली 300 350 वाले थे, जब 300 वाले भी एक तरफ आ गए, दूसरे 250 वाले भी आ गए, ये 225 वाले, तो इसका मतलब इससे एक चीज तो जाहिर है कि जमीन पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हलचल और विचलन है। जो सेट पैटर्न चुनाव का था, या जो जनाधार वर्ग अलग अलग दलों के साथ, जैसे भाजपा के साथ जो जनाधार वर्ग है या जो विपक्ष के साथ है, उसके बीच में कहीं ना कहीं मूवमेंट
बदलाव का इधर से उधर शुरू हुआ, इसी वजह से ये बहस शुरू हुई। इसीलिए आप देखिए कि बीच में तो भाजपा ने 400 पार कहना बंद कर दिया था, बाद में फिर प्रधानमंत्री जी ने सभाओं में कहना शुरू किया 400 पार का, और फिर भाजपा नेताओं ने कहना शुरू किया, लेकिन वो भी उस शिद्दत से नहीं जिस शिद्दत से शुरुआत में होती है। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है, अब जब ये आखिरी चरण का चुनाव होना है 1 जून को, लगभग अब सिर्फ 57 सीटें बची हैं, तो एक तरह से लगभग पूरा चुनाव हो ही चुका है। तो मुझे लगता है कि चुनाव बहुत टक्कर का है, कांटे का है, और इस बार मतलब जो है एक तरफा चुनाव मुझे लग नहीं रहा, जिस तरह खबरें आ रही है तमाम सारे राज्यों से। जैसे 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में सब सीटें जीती थी, 25 की 25 सीटें जीती थी अपने एलाइज को मिला के। मध्य प्रदेश में 29 में 28 जीती, गुजरात में 26 की 26 जीती, दिल्ली में 7 की 7 जीती, हरियाणा में 10 की 10 जीती, छत्तीसगढ़ में 11 में 9 जीती, हिमाचल में 4 की 4, उत्तराखंड में 5 की 5। इस तरह से जहां जहां ये प्रभाव, उत्तर प्रदेश में पहले 73 सीटें गठबंधन को मिलाकर जीती थी, बाद में 64 सीटें जीती 2019 में। बिहार में एनडीए ने 39 सीटें जीती 40 में, महाराष्ट्र में 48 में से 42 सीटें जीती। तो कुल मिलाकर के 2019 का जो चुनाव परिणाम था वो लगभग एक तरफा जैसा था। लेकिन इस बार जो लग रहा है, जिस तरह खबरें आ रही हैं, असली नतीजा तो 4 जून को पता चलेगा हमको आपको, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं हैं कि साहब राजस्थान में भी 8-10 सीटों पर बड़ी कांटे की टक्कर है, मध्य प्रदेश में भी 7-8 सीटों पर बड़ी कांटे की टक्कर है, छत्तीसगढ़ में भी कम से कम 4-5 सीटों पर बहुत कांटे की टक्कर है, हरियाणा में बराबर बराबर कांटे की टक्कर है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। दिल्ली में भी जिस तरह गठबंधन हुआ, तो इससे लगता है कि इस बार जो है मतलब 2019 वाला आंकड़ा दोहराना भाजपा के लिए एक चुनौती जैसा लग रहा है। अब दोहरा दे ना दोहरा दे ये मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन केक वॉक नहीं है ये चुनाव। विनोद जी, मार्च में चुनाव शुरू हुआ, दिसंबर जनवरी तक लग रहा था चुनाव है ही नहीं, चुनाव एक तरफा है, नीतीश बाबू टूट के आ गए थे, गठबंधन में उदासी थी, और सभी मान रहे थे देश भर में जो अब की बार 400 पार का नारा था, तो लग रहा था हाँ हो ही जाएगा ये। तो ये चुनाव में तेजी कैसे आ गई, ये चुनाव में ये बात कहां से आ गई कि इस बार मामला 270 तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, 250 तक, 225 तक? इस तेजी का विपक्ष के आगे बढ़ने का मुख्य कारण क्या लगता है आपको कि विपक्ष इतना आगे कैसे बढ़ गया? देखिए संजय जी, 2-3 चीजें हैं। ये सही है, जब 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो निश्चित रूप से ऐसा माहौल बना देश में, और खासकर उत्तर भारत में, मध्य भारत में, पश्चिमी भारत में ऐसा लग रहा था कि राम मंदिर के सामने सारे मुद्दे अर्थहीन हो गए हैं, निरर्थक हैं, और देश राममय हो गया है, और मोदी जी को राम मंदिर का श्रेय मिल रहा है। और राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो है तीसरी बार भी पूर्ण बहुमत के साथ कंफर्टेबली अपनी सरकार बना लेगी, और इसीलिए 300 पार और 400 पार के जो नारे निकले वो इसी से निकले। उसके बाद उसी के साथ साथ विकसित भारत की गारंटी मोदी जी की वो शुरू हुई, विकसित भारत यात्राएं शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की, और भाजपा का प्रचार अभियान विपक्ष से काफी पहले शुरू हो गया था। जब विपक्षी दल इस पर बैठक कर रहे थे कि भाई इंडिया गठबंधन बनेगा, क्या होगा, कहाँ होगा, कलकत्ता की बैठक हो रही है, वो क्या कहते हैं, बंगाल की, बेंगलोर की बैठक हो रही है, पटना की बैठक के बाद फिर वो बंबई की बैठक हो रही है, फिर बैठक नहीं हो रही है, फिर विधानसभा चुनाव आ गए, और विधानसभा चुनाव में जिस तरह भाजपा ने तीनों राज्य जीते थे, मध्य प्रदेश बहुत अप्रत्याशित रूप से, छत्तीसगढ़ अप्रत्याशित रूप से, और राजस्थान में टक्कर अच्छी हुई लेकिन भाजपा ने सरकार बनाई। वो तीनों राज्य जो कांग्रेस कम से कम उसमें से 2 राज्य जीतने के बारे में सोच रही थी, और जिस तरह कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी विधानसभा चुनावों में, उसके बाद भाजपा का हौसला बहुत जबरदस्त बढ़ गया था। और न सिर्फ भाजपा का हौसला बढ़ा, बल्कि वातावरण भी जो है भाजपा में हो गया था। ऐसा लग रहा था कि 2024 में कोई चुनौती नहीं है। उसके बाद राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसने और सोने में सुहागा हो गया। फिर मोदी जी की गारंटी और विकसित भारत की यात्राएं, भाजपा का प्रचार अभियान, सारी चीजें, उसकी कवायद, रोज खबरें आती थी। आज ये इतनी, विपक्ष के साथ क्या हुआ संजय जी कि जो विपक्ष पटना में जब पहली बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, तो बहुत तेजी के साथ वो विपक्ष जो है आया था उभर करके सामने, और एकदम 27-28 दल एक साथ जुटे थे, और उसमें नीतीश कुमार के पहल पर और दूसरे पर
तो ऐसा लगा कि पहली बार भारत में एक मजबूत विपक्ष सामने उठ के आ रहा है एनडीए के मुकाबले। और बंगलौर की बैठक में उसका नामकरण भी हो गया इंडिया गठबंधन जो पड़ा। तो इन दो बैठकों ने एनडीए को, बीजेपी को और सत्ता पक्ष को बड़ा विचलित किया। और विचलित करने के बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर के तमाम तरह के विश्लेषण शुरू कर दिए। मतलब इंडियन मुजाहिदीन और क्या कहते हैं, बहुत सारे विशेषण उसमें जोड़ दिए। और इंडिया बना भारत, अब उस सारा उस समय विचलन जो है बिल्कुल सामने था। ईस्ट इंडिया कंपनी, जाने क्या क्या ऐसा लग रहा था। और वो इतना रहा कि काफी दिक्कत पूरे मीडिया में ये हो गया कि और लगा कि ये तो होगा। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस का मनोबल टूट गया और कांग्रेस को लेकर के भी एक तमाम किंतु परंतु लग गए। और अचानक नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन को छोड़ करके भारत रत्न मिला कर्पूरी ठाकुर जी को, और वो चले गए उधर उस तरफ। वो भी बड़ा झटका था क्योंकि नीतीश कुमार सूत्रधार माने जा रहे थे, वो झटका था। और नीतीश कुमार के झटके से इंडिया गठबंधन उभरता है, इसके पहले ही जो है जयंत चौधरी जी भी चल दिए। उन चौधरी साहब को, चरण सिंह जी को भारत रत्न मिल गया तो वो भी चल दिए। और इधर ममता जी ने कह दिया कि मैं तो अकेले लड़ूंगी, और उन्होंने कांग्रेस पे हमले शुरू कर दिए। तो एकदम से इंडिया गठबंधन का, विपक्षी गठबंधन का मरसिया पड़ दिया गया सारे मीडिया में, सारे सर्वेक्षणों की ये तो खत्म हो गया। अब तो ये स्टार्ट होने से पहले ही इंजन बैठ गया। लेकिन फिर भी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी, और स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये जो नेता थे, इन्होंने इंडिया गठबंधन को संभाला। और उसके बाद सबसे पहला काम तो इन्होंने किया कि आपस में सीट शेयरिंग का जो है काम जल्दी जल्दी निपटाया गया। और सीट शेयरिंग के काम निपटाने के साथ साथ चुनाव प्रचार का में भी तेजी आई और चुनाव प्रचार शुरू हुआ। सबसे महत्वपूर्ण हुआ कि जो मुद्दे राहुल गांधी ने कॉइन किए, वो मुद्दे इंडिया गठबंधन के मुद्दे बन गए। पहला मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, दूसरा मुद्दा, तीसरा अग्निवीर योजना, और सबसे बड़ा मुद्दा बन गया संविधान वाला, जिसके लिए हवा पानी खाद पानी भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं ने, कुछ सांसदों ने दिया जब उन्होंने कहा कि हमको 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना हो। और उससे विपक्ष को एक मौका मिल गया और उन्होंने इसको एक मुद्दा बना लिया। और राहुल गांधी अपनी हर सभा में संविधान की लाल किताब गुट का संस्करण लेकर के वो कहने लगे कि ये संविधान है, बाबा साहब का संविधान है, गांधी जी का है, नेहरू जी का है, इसको बचाना है। और उसके बाद साथ में अग्निवीर, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे उन्होंने जोड़ने शुरू कर दिए। और ये मुद्दे असल में क्या हुआ कि इतने कारगर होने लगे कि इसका सही जवाब, माकूल जवाब सत्ता पक्ष की ओर से जो आना चाहिए था वो नहीं आया। कि भाई बेरोजगारी का मुद्दा उठा तो बेरोजगारी के आंकड़े दे करके और रोजगार के आंकड़े देकर सरकार उसको काउंटर कर सकती थी। महंगाई का मुद्दा उठा तो महंगाई के आंकड़े देकर काउंटर कर सकती थी। इसी तरह अग्निवीर पे अपना बता सकते थे अग्निवीर योजना के ये फायदे हम इसलिए योजना लाए हैं। लेकिन इन सब पे सरकार, सत्ता पक्ष बिल्कुल मौन रहा, उसने इन पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना नैरेटिव चलाने की कोशिश की, और वो नैरेटिव चलाने की कोशिश की हिंदू मुस्लिम वाला ध्रुवीकरण का, जो कि उनका पुराना टेस्टेड फार्मूला है भारतीय जनता पार्टी का। और जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया और उसमें तमाम सारी घोषणाएं हुई कि 1 लाख रुपया हम अप्रेंटिस देंगे युवाओं को, 1 लाख रुपया गरीब महिलाओं, गरीब परिवारों की महिलाओं को देंगे, और खटाखट खटाखट वाला राहुल गांधी का फार्मूला शुरू हुआ, तो इन सब ने तेजी पकड़ी। और हर जगह विपक्ष के गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने इन मुद्दों को बड़ी शिद्दत के साथ पूरी उससे उठाया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव उठता गया, ये मुद्दे लोगों के बीच में घर करते गए, और इससे एक हवा ये बनी कि इन मुद्दों पर लोग जवाब मांगने लगे। उधर भाजपा की तरफ से बजाय ये, ऐसा मैं नहीं मानूंगा, भाजपा के पास अपने 10 साल की सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाने को है, उसको, उनके नेताओं को उन उपलब्धियों पर जोर देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जोर किस पे दिया? उन्होंने कांग्रेस की आलोचना पर जोर दिया, उन्होंने राहुल गांधी के और उनकी व्यक्तिगत आलोचना पर, शहजादे और इस तरह के टिप्पणी। फिर वो हिंदू मुस्लिम वाला नैरेटिव कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बता दिया, और इसको लेकर के फिर तमाम तरह की शुरू हो गई टिप्पणियां, मंगलसूत्र और वो भैंस खोल ले जाएंगे, और जमीन चली जाएगी आपकी, खेत चले जाएंगे, संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, मुसलमानों को आरक्षण मिल जाएगा, शुरू से आखिर तक कि पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण सब मुसलमानों को दे देगी। और मनमोहन सिंह का 2006 का भाषण खोज के ले आए, राहुल गांधी का टेप ले आए,
उधर कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ का अपना एक कोई आर्टिकल दिखा दिया। तो चुनाव बिल्कुल जो है इस बार विपक्ष की नैरेटिव पे हो गया। जो चुनाव पिछले दोनों चुनाव 2014 और 2019 भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव पर हुए थे, इस बार जो नैरेटिव विपक्ष ने तैयार किया, भाजपा बचाव की मुद्रा में रही, भाजपा उसको काउंटर करती रही। संविधान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहे तो संविधान नहीं बदला जा सकता, यहाँ तक उनको कहना पड़ा। और हर सभा में उन्होंने कहा कि हम पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को नहीं लेने देंगे, हम उसके लिए अपनी जान लड़ा देंगे, अपना जो है यानी जो आरक्षण का एक मुद्दा उसमें भी बचाव की मुद्रा में। तो जब इस तरह का प्रचार परस्पर शुरू हो गया पूरा, और जिस तरह से भीड़ उमड़ी विपक्षी नेताओं की सभाओं में, चाहे वो तेजस्वी यादव की सभाएं हो, चाहे अखिलेश यादव की हो, राहुल गांधी की हो, प्रियंका गांधी की हो, मल्लिकार्जुन खड़गे की सभाएं हो, मोदी जी की सभाओं में भी खूब भीड़ आई। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सभा में भीड़, मोदी जी की सभाओं में भीड़ रही, अमित शाह जी की सभाओं में भीड़ रही, लेकिन जो विपक्षी नेताओं की सभाओं में जो भीड़ आई और जिस तरह से बड़ी क्या कहते हैं बहुत ही सक्रिय भीड़, आक्रामक भीड़ दिखाई पड़ी, तो उससे एक और माहौल बना। तो इन घटनाओं ने, इस तरह के चुनाव प्रचार ने एक माहौल जो शुरू में एकदम एक तरफा बन रहा था उसको एक तरह से मुकाबले का बना दिया। बिल्कुल ठीक है। विनोद जी, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा खास तौर से। बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद थी इस राज्य से कि यहाँ 80 में 72, 80 में 75, 80 में 80 तमाम दावे किया करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज लोग ये चर्चा करने लगे हैं कि मामला टाई ना हो जाए। कारण यह है कि बहुत जिलों से ये खबरें आ रही है कि दलितों ने, पिछड़ों ने, मुसलमानों ने एक मुश्त वोट किया है इंडिया गठबंधन को, और ठाकुरों में एक नाराजगी है और कई जगह व्हाट्सएप मैसेज पे गया कि अगर योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है। जिस सीट पे भी आप उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो यह आएगा कि मामला फंसा हुआ है। तो क्या उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है भाजपा को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत 2014 और 2019 में बनी, उत्तर प्रदेश से ही बनी। बाकी राज्य भी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह, लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीटें उसने 2014 में जीती थी अपने सहयोगियों के साथ। और 2019 में जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो एक आशंका थी कि शायद भाजपा को बहुत तगड़ा झटका लगेगा इस गठबंधन से, लेकिन झटका तो लगा। उसकी सीटें घट करके जो 71 थी अपनी सीटें, वो 62 रह गई और 2 सीटें उसकी अपने सहयोगियों की आई, 73 से 64 पे आई। तो 9 सीटों का झटका तो लगा भाजपा को, लेकिन वैसा झटका नहीं लगा जैसा कि लोग हम सब आकलन कर रहे थे या संभावना व्यक्त कर रहे थे। सपा बसपा का वोट अंक गणित के हिसाब से जिसमें बनता था, तो भाजपा का एक कॉन्फिडेंस बढ़ा। और उसके बाद जिस तरह उत्तर प्रदेश में 2022 में सारा बड़ा कड़ा मुकाबला अखिलेश यादव ने दिया भाजपा को, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 255-56 सीटें खुद जीती और रईस को मिला के 264-65 सीटें या 67 सीटें उसने फिर अपनी सरकार, दूसरी बार अपनी सरकार बनाई, योगी आदित्यनाथ फिर मुख्यमंत्री बने। तो जो डबल इंजन उत्तर प्रदेश में, जो भाजपा का डबल इंजन का फार्मूला है, वो सबसे ज्यादा कारगर उत्तर प्रदेश में ही माना जा रहा था, क्योंकि मोदी जी यहीं से बनारस से चुन के आते हैं और योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो मोदी योगी का जो डबल इंजन है उसमें हिंदुत्व भी है, विकास भी है, सुशासन भी है, कानून व्यवस्था भी है, बुलडोजर भी है, तमाम सारी चीजें हैं उसमें। तो वो उत्तर प्रदेश में ही, और राम मंदिर भी है, अयोध्या भी है, और मथुरा का ज्ञानवापी भी, बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद भी है, मथुरा का विवाद भी है। तो सब कुछ उत्तर प्रदेश में है, इसलिए भाजपा को उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा उम्मीद रही है, अभी भी है, अभी नतीजे तो आए नहीं है। लेकिन 2-3 चीजें ऐसी हुई सामने संजय जी, जो हम लोग एक पत्रकार के नाते जो आकलन करते हैं। एक तो क्या हुआ कि शायद अति आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को रहा उत्तर प्रदेश में, और टिकटों के बंटवारे में जिस तरह से चूक हुई कई जगह, जो लोग कहते हैं, खुद बीजेपी के नेता कहते हैं कि कई सीटों पर टिकटों का बंटवारा भाजपा ने ऐसा किया, कई जगह तो पुराने लोगों को रिपीट कर दिया, जिनको लेकर के तमाम तरह की एंटी इनकम्बेंसी थी। भले सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कम हो, लेकिन सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, जो 3-3, 2-2 बार के सांसद है, तीसरी बार को दे दिया आपने। दूसरा, कई जगह जो अच्छे पुराने लोग थे उनको हटा के आप ऐसे नए लोगों को ले आए जिनको कोई जानता ही नहीं था, वो एक अलग प्रश्न हो गया। तो पहली तो यहां से चूक हुई, जिससे थोड़ा सा चुनाव का वातावरण बदलना शुरू हुआ। और यो चुनाव केंद्रीय मुद्दे पर होता था, भाजपा हमेशा भावनात्मक मुद्दा बना करके और केंद्रीय चुनाव को केंद्रीकरण कर देती है। केंद्रीकरण मतलब लोग प्रत्याशी नहीं देखते, लोग पार्टी देखते हैं और मोदी जी को देखते हैं कि भाई उनके लिए
तो इस बार भी ऐसा नहीं है, भाजपा का एक वोटर तो है जो उसने पार्टी और मोदी जी के नाम पे वोट दिया है, लेकिन बड़े स्तर पर ये चुनाव कई जगह स्थानीय समीकरणों में उलझ गया, कई जगह जाति समीकरणों में उलझ गया। और ये जो मुद्दे मैंने पहले गिनाए, बेरोजगारी और ये सब तो संविधान और महंगाई और ये तो साथ है ही उसमें। और आश्चर्यजनक रूप से आप तो उत्तर प्रदेश को मुझसे भी ज्यादा जान रहे हैं इस समय, क्योंकि आप लखनऊ बैठे हुए हैं, मैं तो दिल्ली में हूँ, कि अखिलेश यादव ने इस बार टिकट बहुत अच्छे बांटे, जैसा कि लोग कहते हैं। समाजवादी पार्टी ने सामाजिक समीकरणों के हिसाब से और कैंडिडेट्स की छवि के हिसाब से बहुत अच्छे टिकट बांटे। और उन पर जो आरोप लगता रहा यादववाद का, उसको भी उन्होंने निराकरण किया, और पीडीए का जो उन्होंने फार्मूला बनाया था उसके तहत उन्होंने टिकट बांटे। और कुछ जनरल सीटों से उन्होंने दलित उम्मीदवारों को उतारा, जैसे जो जज सीट में उन्होंने अवधेश प्रसाद जी को उतारा जो दलित है, जबकि जनरल सीट है अयोध्या सीट फंस गई है, लोग बता रहे हैं कि अयोध्या में कुछ भी हो सकता है। हाँ, अयोध्या में इस तरह से तो वो, और 17 सीटें कांग्रेस को देकर के उन्होंने कांग्रेस को भी एक बड़ा प्लेयर बनाया। ये उदारता अखिलेश यादव ने दिखाई, समझदारी दिखाई। अगर वो कांग्रेस को 5 सीट पे समेट देते तो कांग्रेस का फायदा उनको नहीं मिलता। कांग्रेस का जो फायदा सपा को मिला है वो इसलिए मिला कि कांग्रेस को एक बड़े प्लेयर के रूप में दिखाया 17 सीटें देकर के, कि भाई यहाँ कांग्रेस भी हमारे एक मेजर पार्टनर है। और इसलिए जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे थे, जिनके लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता और उनके लगे, उसका फायदा भी समाजवादी पार्टी को भी मिला कांग्रेस के घोषणा पत्र का, क्योंकि कांग्रेस साथ उसका अलायंस जो है वो बड़ा अच्छा रहा। और तीसरी बात मैं कहूंगा संजय जी, 2019 में सपा बसपा का गठबंधन जरूर था, लेकिन जमीन में कार्यकर्ताओं में गठबंधन नहीं था। कार्यकर्ताओं में दूरी बनी हुई थी। गठबंधन हो गया था, मायावती जी ने, अखिलेश जी ने कुछ रैलियां भी साझा कर दी थी, लेकिन जो है वो गठबंधन उनका जो है वो नेताओं के स्तर पे था। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में पार्टी का भी गठबंधन अच्छा रहा, नेताओं का भी केमिस्ट्री दिखाई पड़ी, और उनके कार्यकर्ताओं के बीच में बड़ी केमिस्ट्री दिखाई पड़ी। कई सीटें रायबरेली में थी जहां कांग्रेस लड़ रही है, वहां कांग्रेसियों से ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोग उनको चुनाव लड़ाते हुए दिखाई पड़े होंगे झंडी। कानपुर की सीट जहां जो मेरा शहर है, वहां जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनको समाजवादी पार्टी के लोग ज्यादा लड़ाते। कई सीटों उन्होंने देखा कि सपा और कांग्रेस के तो, और यही केमिस्ट्री दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ बन गई इनकी। तो ये इस बार जो है, तो ये सब चीजें ऐसी हो गई जिससे उत्तर प्रदेश में कई सीटें फंसती हुई नजर आ रही है। कई जगह जो है मुकाबला बड़ा कांटे का हो गया है, पश्चिम से लेकर पूरब तक। तो इसलिए लोग अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी 50 सीट जीतेगी, कोई कह रहा है बीजेपी पुराना परफॉर्मेंस अगर रिपीट कर लेगी वही काफी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 40-40 हो जाएगा। अलग अलग तरह के अनुमान आ रहे हैं, लेकिन ये जरूर है एक तरफा जो बात होती थी वो बात कमजोर पड़ गई है। एक आखिरी सवाल विनोद जी, एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी या गठबंधन की सरकार बनेगी, चाहे इधर का गठबंधन चाहे उधर का गठबंधन? अब संजय जी, ये तो आपने सवाल ऐसा पूछा, इसका मैं जवाब क्या दूं, क्योंकि मैं तो इस चुनाव में कहीं घूमने गया नहीं बाहर, और ना ही मैं सेफोलॉजिस्ट हूँ कि भाई मेरे पास सैंपल साइज हो, आंकड़े हो, या मैं प्रशांत किशोर जैसा रणनीतिकार भी नहीं हूँ कि वो जिस तरह से अपना निकाल देते हैं योगेंद्र जी। भाजपा की पूर्ण बहुमत आ जाएगा भाजपा इस तरह? देखिए, पूर्ण बहुमत की जहां तक बात है, तो अगर पूर्ण बहुमत आएगा तो भाजपा का ही आएगा, अगर आएगा तो, क्योंकि विपक्ष में तो अगर बनेगा तो गठबंधन की बनेगी, तो कांग्रेस की सीटें इतनी तो नहीं आएंगी। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जिस तरह का तगड़ा बहुमत भाजपा को 2014 में मिला है, 2019 में मिला, इस बार उसको पाने में थोड़ा सा चुनौती है उनके सामने। अब देखिए, चुनाव चूंकि कई बार हम लोगों के अनुमान सही भी साबित होते हैं, कई बार गलत भी साबित होते हैं। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में हमारे सबके अनुमान उस तरह से सही साबित नहीं हुए। तो इसलिए मैं कोई बहुत सीटों का आंकड़ा अनुमान नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि इस बार थोड़ा चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपने इतने कीमती समय से हमको समय दिया, बहुत बहुत थैंक यू, आभार। तो ये थे विनोद अग्निहोत्री जी, आपने सुना कितनी शानदार बातें की, और मुझे लगता है कि देश की राजनीति को इस इंटरव्यू से सुनने के बाद आपको समझने की एक नई राह मिली होगी। कैसे लगा ये बातचीत जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।